हवाई के नर्म रेत के समुद्री किनारे पर बड़ी बड़ी लहरें टकरा रही हैं। आप समुद्री घास और मलबे में लिपटे किनारे पर पड़े हैं और पीठ पर एक स्टारफिश चिपकी है। आप उठते हैं, कान से पानी निकालने के लिए एक ओर झुकते हैं। धूप तेज है, इसलिए आपकी आंखें खुल नहीं पा रही हैं। वाकई तैर के मजा आ गया। वाह हवाई, क्या बात है। आखिरकार आपके अलोहा पहुंचने का सपना पूरा हो गया। आप इस उम्मीद में हैं कि लोगों की भीड़ कैमरे लेकर आएगी और समुद्री घास में लिपटे हुए आपकी फोटो क्लिक करेगी। फैमिली और टूरिस्ट वाला एक बड़ा सा रिजॉर्ट, इंटरनेशनल ब्रेकफास्ट के साथ बुफे। आप भी आइए मेरे साथ। ओवन का सिजलिंग पाइनएप्पल पिज्जा। पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन मेरे लिए कोई भी पिज्जा हो चलेगा। आप चारों ओर देखते हैं, कई एकड़ तक सिर्फ बीच है। यहाँ तो सेल्फी लेने वाला भी कोई नहीं है। यहाँ न तो कोई रिजॉर्ट है और न ही कोई बिल्डिंग, न पक्की सड़कें, न आसपास कोई सुविधा और न ही एयरपोर्ट। कुछ तो गड़बड़ है। आप क्रूज शिप से इसलिए कूदे थे ताकि हवाई तक तैर कर जा सकें, लेकिन ये तो वर्जिन आइलैंड जैसा लग रहा है। आप समुद्र के किनारे किनारे चल रहे हैं, समुद्री कचरे से बचते बचाते। उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं कोई सड़क दिख जाए, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक भी ऐसा कुछ नहीं है। आसपास देखते हैं, यहीं रहने वाला एक व्यक्ति आपकी ओर साइकिल से आ रहा है। भगवान का शुक्र है। आप उसके पास जाते हैं। वह हवाईयन लहजे में लेकिन अच्छे ढंग से बात करता है। वैसे तो आसपास के लोग अच्छे अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये आदमी शायद ज्यादातर अकेला ही रहता होगा। वह आपका काफी गर्मजोशी से स्वागत करता है और बताता है कि आप निहाओ आइलैंड पर हैं और ये सिर्फ 180 वर्ग किलोमीटर का पूरे हवाईयन द्वीपों की छोटी सी आबादी वाला एक छोटा सा आइलैंड है। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ठीक है, कम से कम पता तो चल गया कि आप हवाई में ही हैं। मतलब टेक्निकली 1863 में चौथे राजा कामेहामेहा ने इस आइलैंड को लगभग 7 लाख रुपए के सोने के बदले में एक स्कॉटिश किसान एलिजाबेथ सिंक्लेयर को बेच दिया था। ये न्यूजीलैंड में खेती करता था। आज उसी पैसे की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। राजा ने उसके सामने केवल एक ही शर्त रखी थी, इसे और इसकी संस्कृति को बाहरी लोगों से सुरक्षा देना। पीढ़ियों से इस आइलैंड ने अपने उस वादे को बरकरार रखा है। अब इसकी देखरेख रॉबिन्सन भाई करते हैं, जो एलिजाबेथ सिंक्लेयर के वंशज हैं। यहाँ एंट्री का एक ही तरीका है, दोनों भाइयों में से किसी एक से पर्सनल इनविटेशन मिलना। एक और तरीका है आधे दिन के लिए हेलीकॉप्टर ट्रिप की बुकिंग, जिससे आइलैंड के आसपास की कुछ तय जगहों पर घूमा जा सकता है, और वह भी हजारों रुपए खर्च करने के बाद। यानी आपने अपने काफी सारे पैसे बचा लिए हैं। यही सिर्फ एक ऐसा आइलैंड है जहां ज्यादातर आबादी अंग्रेजी के बजाय हवाईयन बोलती है, और हवाई ही सिर्फ एक ऐसा राज्य भी है जिसकी 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, अंग्रेजी और हवाईयन। निहाओ आइलैंड आज भी दुनिया की तरक्की से दूरी बनाए हुए है। यहाँ कोई कार दिखाई नहीं देंगी। लोग पैदल या साइकिल से आना जाना करते हैं। ये भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि उनके पैर बहुत मजबूत होते हैं। वे बहते पानी, इंटरनेट या दुकानों के बिना जीवन जीते हैं। पूरे आइलैंड पर सिर्फ एक ही स्कूल है जिसमें सोलर एनर्जी और एक बैकअप जनरेटर लगा है। यानी एक अकेला स्कूल, और वह भी सूर्य की रोशनी से एनर्जी लेता है। आप हवाई के नजारों का लुत्फ उठाते हुए तब तक यहाँ वहाँ घूमते हैं जब तक आपका नया दोस्त आपको वहाँ की सबसे बड़ी झील नहीं दिखाता, और ऐसा अद्भुत नजारा देखकर तो आप दंग ही रह जाते हैं। आइलैंड का निवासी होने के नाते वह आपको यहाँ के कुछ नियम भी बताता है, जिनका यहाँ के लोगों को पालन करना पड़ता है। आइलैंड के पुरुष लंबे बाल नहीं रख सकते और कानों में बालियां भी नहीं पहन सकते। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसे यहाँ से बेदखल किया जा सकता है। फिर वह आपको एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ लोग काम खत्म होने के बाद मस्ती और आराम करने आते हैं। कई परिवार एक साथ मिलकर यहाँ खाना भी बनाते हैं। आप एक शांत सी जगह नर्म रेत पर लेट जाते हैं। ठंडी हवा आपके चेहरे से टकरा रही है। इधर उधर छोटे छोटे हर्मिट क्रैब्स रेंग रहे हैं। कुछ दूरी पर कुछ मछुआरे काफी मशक्कत के बाद मछलियाँ इकट्ठी कर घर लौट रहे हैं। यहाँ लोग शिकार और मछलियाँ पकड़ने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि वे पीढ़ी दर पीढ़ी पुरानी तकनीकों का ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। 2010 में एक स्टडी से पता चला है कि आइलैंड पर सिर्फ लगभग 170 आधिकारिक स्थायी निवासी ही रहते हैं। कुछ दूसरी स्टडीज के अनुसार वहाँ की आबादी इससे भी कम है, यानी सिर्फ 70 निवासी। खैर, आप आराम से लेट जाते हैं और शांत माहौल को एंजॉय करते हैं। दुनिया में और कई दिलचस्प और पहुंच से दूर आइलैंड हैं,
ब्राजील में एक ऐसा आइलैंड है जिसे जानबूझकर बसाया नहीं गया है। इसके हर 10 स्क्वायर फीट पर कम से कम 5 जहरीले सांप हैं। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यह बढ़ा चढ़ा कर बताई गई संख्या है। जो भी हो, मैं तो सांपों के ऐसे आइलैंड पर रहना नहीं चाहूंगा और इसलिए इलिया किमाडा ग्रैंडे को स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिस्ट का दावा है कि यहाँ करीब 2 से 4 हजार के बीच सांप घूमते रहते हैं। अगर आपको ऐसे रेंगने वाले जीवों से डर लगता है तो इस आइलैंड पर जाने का विचार मन से निकाल दीजिए। पर आप चिंता न करें, बिना स्पेशल परमिट के यहाँ जाना मना है और अगर आप आसपास रहते हैं तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये आइलैंड साओ पाउलो के तट से लगभग 145 किलोमीटर दूर है और जो इसके लिए सही जगह भी है। ये सोचकर भी कितना डर लगता है कि ब्राजील में काटने वाले 90% सांप अकेले इसी आइलैंड से होते हैं और यहाँ सबसे ज्यादा पिट वाइपर प्रजाति के गोल्डन लैंस हेड सांप पाए जाते हैं। इस आइलैंड का इकोसिस्टम बहुत अलग है क्योंकि यहाँ की जमीन पर बिना किसी के डर के सिर्फ सांपों का ही डेरा है। ये कई सालों से यहाँ रहने और आने जाने वाले पक्षियों का शिकार कर रहे हैं और हम मनुष्यों की गैर मौजूदगी में सालों से फलते फूलते और पार्टी करते आ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच इसके एकदम अलग आइलैंड भी है जहाँ के सांप बिल्कुल जहरीले नहीं होते। कम से कम ऐसा कभी सुनने को तो नहीं मिला। वैसे तो हम इस आइलैंड के बारे में ज्यादा नहीं जानते, सिवाय इसके कि जिन लोगों का यहाँ कब्जा है वे यहाँ किसी को फटकने नहीं देते और इतिहास गवाह है कि जो भी एक बार यहाँ जाता है वह वापस नहीं आता। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 1800 के दशक में भारतीय व्यापारियों का एक जहाज सेंटिनल आइलैंड पर तरोताजा होने और कुछ जरूरत का सामान ढूंढने उतरा और करीब 100 लोग तैरकर किनारे पर पहुंचे। क्योंकि आइलैंड के किनारे पर जहाजों और नावों को लगाने की जगह यानी कोई डॉक नहीं था, वे वहां 3 दिन रहे और फिर वहां की प्रजाति ने इन पर हमला कर इन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ से मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट आ गई और ये तभी से ऐसा ही चलता आ रहा है। लोग जैसे ही इसके किनारे पर पहुंचते हैं, दोनों के बीच फाइट होती है और चोटें लगती हैं। पर कुछ मानव विज्ञानी उनके तौर तरीकों का पता लगाने में थोड़े सफल रहे। सेंटलीज गांव में सबसे नजदीकी डॉक्यूमेंटेड विजिट 1967 में की गई थी, जो सफल साबित हुई। उन्होंने पता लगाया कि यहाँ लोग आमने सामने बनी झोपड़ियों में रहते हैं। इनकी छतें झुकी हुई और घर के चारों ओर आग का गड्ढा होता है। ये पतली सी नाव में बैठकर मछलियाँ पकड़ते हैं और सबसे ज्यादा मछलियाँ और केकड़े ही खाते हैं। और इनके पड़ोसी अंडमानी द्वीपों के लोगों की जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि वे कुछ फल और सीगल और कछुओं के अंडों पर जीते हैं। वे मछली पकड़ने और शिकार के लिए पुराने टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और बाहरी दुनिया और इसकी प्रगति के बारे में इन्हें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें शांति से रहने देना ही हम सभी के लिए बेहतर है। ट्रॉपिकल आइलैंड और सफेद बीचेस के बिल्कुल उलट एक साइंटिस्ट का सपना है। एक नए आइलैंड के बनने की कल्पना करके देखिए। यहाँ नया आइलैंड ढूंढने या पानी सूख जाने से जमीन के ऊपर आने की बात नहीं हो रही है। नहीं। समुद्री तट से 32 किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे अनोखी आइलैंड में से एक है सर्दसी आइलैंड। 1963 में एक ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा तब तक निकलता रहा जब तक कि एक नया आइलैंड नहीं बन गया और सिर्फ 3 सालों में यह एक छोटे से जमीन के टुकड़े में बदल गया। भले ही यह एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए काफी ना हो, लेकिन इसे आइलैंड जरूर माना जा सकता है। लावा ठंडा होने के बाद कई साइंटिस्ट स्टडीज के लिए इसे देखने गए। वे वहाँ फलता फूलता जीवन देखकर हैरान रह गए। इसकी शुरुआत मोल्स, बैक्टीरिया और कुछ खास फंगी से हुई थी। पूरे साल पौधों के बीज समुद्री लहरों से होते हुए एक दूसरी जगह पर पहुँचते हैं और अपनी जगह बनाते रहते हैं। बाद में दशकों में साइंटिस्ट ने 50 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों को उड़ते और उनकी आबादी बढ़ते देखा है। ट्रैवलिंग के शौकीनों की लिस्ट से सर्दसी पूरी तरह से बाहर है। चाहे आप नाव से जा रहे हो या आसपास छोटी मोटी ट्रैवलिंग कर रहे हो, वहाँ रहने वाली प्रजातियों को डिस्टर्ब करने की किसी को भी परमिशन नहीं है। यहाँ तक कि आसपास कंस्ट्रक्शन करने की भी मनाही है। तो क्या रेजविक की ओर निकला जाए? यहाँ काफी अच्छे और फ्रेंडली रेस्टोरेंट्स भी हैं।